योग से उद्योग वाली एक बात मैं पूछा था। रामदेव जी का जो सारा साम्राज्य है वो झूठ की बुनियाद पर है। हरिद्वार का एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को 500 करोड़ की जमीनों को देने का एक घोटाला था। भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने पापों को नहीं मानती, वो धार्मिक स्थानों पर अपना पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है। केदारनाथ मंदिर में बाउंड्री न होने से मोदी जी तो जाते हैं चप्पल जूते लेकर के। कोई भी फोटो मोदी जी का आपके केदारनाथ में या बद्रीनाथ में देख लें, कहीं फ्रेम में कहीं मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। चारधाम यात्रा में यूट्यूबर व्लॉगर्स बहुत ज्यादा भर गए। भ्रांतियां जो फैल रही हैं केदारनाथ यात्रा को, बहुत नुकसान ये यूट्यूबर करते हैं। तो आज केदारनाथ यात्रा गरीब लोगों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रहे। टीवी तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। जब सरकार की ही रिपोर्टिंग होनी है। गैरसैंण को लेकर आपका क्या सोचना है? सीटों के दबाव में इस गैरसैंण के सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तोड़ रही है। ऐसा होता है कि पत्रकार को धमकी मिलती हो? एक बहुत शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने अपने ऑफिस में मुझे धमकाने की कोशिश करी थी। हामी जी ने उन्होंने कहा कि हम सशक्त नकल विरोधी कानून लेके आ गए हैं। जो नकल माफिया था उसका संबंध किससे था? जो लोग पकड़े गए हैं उस कानून के बाद आज भी तो शिकायतें आती, आज भी बेरोजगारों की हालत बहुत खराब है। ये सरकार जो है दिखावा और ढोंग ज्यादा कर रही है। एग्जाम देंगे बच्चे, मेहनत करेंगे बच्चे, फिर मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान है उसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष पॉडकास्ट सीरीज दी पत्रकार वार्ता, पावर्ड बाय चुनाव मित्रा। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है मनोज रावत जी। मनोज रावत जी ने लगभग 15 से 20 सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी और विभिन्न मुद्दों को उठाया। आज वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर उनकी राय एवं उनका विश्लेषण। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया। नहीं, धन्यवाद आपको और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको मेरा प्रणाम। सर, आप एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे, फिर आपने एलएलबी किया और उसके बाद आप पत्रकारिता की तरफ आए। मतलब कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, मैं जानना चाहता हूँ कि एक साइंस का स्टूडेंट, एक लॉ का स्टूडेंट, वो जर्नलिज्म की तरफ कैसे आया? देखिए, एमएससी और एलएलबी करने के बाद पत्रकारिता में आने तक के लगभग मेरा 12-13 साल का अंतर रहा। मैं उस बीच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, कुछ मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता था, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था और खूब जम करके घूमता था पूरे जिलों में। उसके बाद अचानक एक ऐसा मौका आया कि मैं देहरादून आया। मेरी पत्नी की जॉब देहरादून लगी, मुझे देहरादून आना पड़ा। और देहरादून आया तो एक दिन, मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मुझे आउटलुक में एक दिन लिखना पड़ा और उसके बाद मैं लिखता गया तो लगभग 8-10 साल का इसके बीच में गैप है। उसके बीच में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। अच्छा सर, आपका पैतृक गांव भणज है जी, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। थोड़ा सा अपने आप जो आपका बचपन गुजरा उसके बारे में बताएं, आपके परिवार से रिलेटेड आप कुछ साझा करने चाहते हैं, यादें वो बताएं। तो देखिए, भणज रुद्रप्रयाग जिले का सबसे रिमोट विलेज में से एक है, सबसे ऊंचाई का, जिसको हम कहते हैं डांडों का गाँव। अच्छा, उससे भणज से ऊपर फिर उस दिशा में कोई गांव नहीं है। और भणज जो पड़ता है वो तुंगनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है। मक्कू के पीछे पड़ता है। अच्छा। मक्कू और कार्तिक स्वामी, अच्छा, मतलब हम कार्तिक स्वामी और तुंगनाथ जी के बीच में, और वो भूमि तुंगनाथ जी की है। देखिए, यहाँ देवताओं की भी भूमि बटी हुई है। तो हमारे जो क्षेत्रीय देवता हैं वो तृतीय केदार तुंगनाथ जी हैं और भूतनाथ जी हैं। तो छोटा गांव है। हम वैसे किसान लोग हैं, खेती करते थे और मेरा बचपन गांव में बीता। 3.5 साल का मुझे स्कूल भेजा, लेकिन गांव का स्कूल बहुत दूर था तो रास्ते में काफ़ी चोटें लगती थी। तो मेरे पिताजी उस समय रुद्रप्रयाग और चमोली जिला एक था, तो चमोली के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर है, तो गोपेश्वर शहर, पहले गोपेश्वर भी गांव था। अच्छा। तो गोपेश्वर जब गांव से शहर बसा तो पहला बाहर के लोगों ने जो घर बनाया वो मेरे पिताजी ने बनाया। वो पेशे से लाइब्रेरियन थे। तो जब काफ़ी चोटें लगने लगी तो मुझे फिर गोपेश्वर ले आए। मैं अकेला गोपेश्वर उनके पास रह के पढ़ता था। बाद में कुछ सालों बाद हमारी माताजी खेती करती थी गांव में, सब लोग घर में रहते थे। बाद में वो लोग भी गोपेश्वर आ गए। तो
अच्छा, जैसे आपने बताया आपकी जो मतलब बचपन है वो गांव में गुजरा, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन के लिए आए तो आपने देहरादून से हायर एजुकेशन। नहीं, मैं गोपेश्वर से ही मैंने सब कुछ पढ़ा। तो जैसे आपने अभी बताया मुझे कि आप छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़ गए थे, किस विचारधारा के साथ आप जुड़े थे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, और एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन था उसके बैनर पर मैंने चुनाव भी लड़ा था। स्टूडेंट यूनियन का गोपेश्वर में मैं हार गया था। और फिर यूथ कांग्रेस में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ चमोली ज़िले का। तो उसके बाद फिर एक ऐसा राजनीतिक मौका आया कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और हरीश रावत जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। हरीश रावत जी का दौरा था, तो एक हमारे सीनियर लीडर थे, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने आदेश किया कि हरीश रावत जी का विरोध करो, और विरोध इस शर्त तक करो कि चाहे हिंसक विरोध भी करना पड़े। सतपाल महाराज जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब वो नाम लेना ठीक नहीं है। रुद्रप्रयाग में विरोध हुआ, हमारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैं उस विरोध में नहीं गया। मैंने कहा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। तो फिर क्योंकि वो कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, क्षेत्रीय नेता थे, तो उनके साथ रह कर के राजनीति करना संभव नहीं था, तो मैं पत्रकारिता की ओर आ गया। अच्छा सर, मैं एक जगह पढ़ रहा था आपके बारे में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आपका कोई किस्सा है इंदिरा गांधी जी के साथ, उन्होंने आपको टॉफ़ी दी थी, तो वो क्या किस्सा है, आप बता सकते हैं ना? देखिए, जब देश में इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी की सरकार के कुशासन से जब पूरा देश परेशान हुआ, तो इंदिरा जी को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान काफ़ी प्रताड़ना इंदिरा जी को झेलनी पड़ी, और जब समय आया, जनता की मांग हुई, तो इंदिरा जी ने देश का भ्रमण किया। और वो ताजुब की बात है कि बद्रीनाथ से उन्होंने भ्रमण किया था। वो काली एक अम्बेसडर में थी, उनके पीछे 1-2 गाड़ियाँ चलती थी। अच्छा, तो वो बद्रीनाथ से चल करके जब गोपेश्वर आ रही थी, तो हम सड़क पर खड़े थे 3-4 से। हमारे साथ कुछ हमारे सीनियर भी थे, हमारे स्वर्गीय गोपाल कृष्ण पांधरी जी एक बहुत नामी प्रिंसिपल होते थे और बहुत बड़े ज्योतिष थे पांधरी साहब। तो उनकी बिटिया, बल्कि दीदी यहीं रहती हैं हमसे, वो कॉलेज पढ़ती थी, एमएससी करती थी, हम बहुत छोटे बच्चे थे, हम साथ में खड़े थे। तो पहली बार ज़िंदगी में एक्लियर टॉफ़ी हमने उस समय देखी थी। तो उन्होंने उतर करके, देखिए कितने बड़े लोग होते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री, सड़क पर कुछ बच्चे खड़े हैं फूल लेकर के, और उनके लिए गाड़ी रोक करके उतरती हैं और टॉफ़ी देती हैं। तो वो मुझे याद है उस समय की। तो जैसे मतलब लोग कहते हैं कि किसी पार्टी का नमक खाना, आपने तो कांग्रेस की टॉफ़ी भी खाई, वो भी इंदिरा गांधी से। नहीं, तो देखिए कैसा अनुभव रहता है, मतलब कैसा फील होता है आपको? देखिए ऐसा उस समय के जो नेता थे बहुत महान थे, वो जनता से मिलते थे। आज बड़ा नेता की डेफिनेशन यह है, देखिए उसी के उसका मैं तुलना करूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। मैं विधायक रहा हूं, और मेरे विधायक रहते हुए वो 4 बार केदारनाथ आए हैं। तो उनके पास तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं फटक सकते। अच्छा, एक बार का किस्सा है कि आदरणीय मोदी जी बद्रीनाथ आए, और काफ़ी सीनियर लीडर साथ में थे। उन सब सीनियर लीडर को कमरे में, हमको सबको, मुझे तो रखना ही था। मैंने तो शिष्टाचार भेंट में उनको मेहमान के रूप में गुलाब का फूल देना था। उसके बाद मेरा कोई रोल रह नहीं जाता है। अगर बुलाएं मुझे तभी मेरा जाना शिष्टाचार है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़े नेता, उनको एक कमरे में, और एसपीजी ने कह दिया कि आप बाहर नहीं आ सकते। अपनी पार्टी के? हाँ, उन्हीं की पार्टी। अच्छा। और कोई भी फोटो मोदी जी का आपके केदारनाथ में या बद्रीनाथ में देख लें, कहीं फ्रेम में कहीं मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, जबकि मुख्यमंत्री हर दौरे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने के लिए रहते हैं। तो ये अंतर है। देखिए, ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब मोदी जी लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं? देखिए लगता नहीं है, ये तो सत्य है। अच्छा। आप कहीं भी दिखाएं, देखिए ये तो नेचुरल है ना। एक तो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं लोगों के मिलने के, तो हम तो बच्चे के रूप में देखा ना कि हम खड़े थे, हमें ये आशा भी नहीं थी कि वो उतरेंगी। देखिए, ना हमारा ऐसा कोई भाव था, ये तो ये था कि इंदिरा जी आ रही हैं, इंदिरा जी आ रही हैं। हमारे कुछ बड़े जो हमसे बड़े थे, उन्होंने कहा कि हम भी फूल देंगे, और खड़े हो गए। तो ये तो एक नेचुरल था। और देखिए, इंदिरा जी की आप हजारों फोटो देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, या राजीव जी की। इंदिरा जी की हत्या हो गई। इंदिरा जी को
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सुरक्षा एजेंसी थी उन्होंने समझाया कि सिख लोगों को आप अपनी सुरक्षा में नहीं रखें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए ये अंतर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सिख धर्म कभी भुला नहीं पाएगा ना, सिख धर्म के लोग भुला नहीं पाए उसको, बहुत मुश्किल था भुलाना। वो एक बहुत कठोर और कठिन निर्णय था आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, लेकिन इंदिरा जी ने तभी भी उन बॉडीगार्ड को रखा जिन्होंने उनकी हत्या की। राजीव जी को खतरे का अंदेशा था, लेकिन राजीव जी फिर भी लोगों से मिलने के लिए गए, उनकी हत्या हो गई। तो देखिए ये तो किसी के भी साथ न्याय इतिहास करता है। मैं मोदी जी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतिहास न्याय करेगा कि कौन जननेता कैसा व्यवहार करता था। सर, आप जैसे आपने बताया आप कॉलेज की पॉलिटिक्स में थे, फिर आप उस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट पूरा और रुद्रप्रयाग दोनों मिला के एक ही होता था, आप उसके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। फिर किसी कारणवश आपने बताया अभी कि आप कंटिन्यू नहीं करें, फिर आप जर्नलिज्म में आ गए, एज अ फुल टाइम पत्रकार आप आ गए। आपने आउटलुक में काम किया, नई दुनिया में काम किया, लेकिन तहलका आपके करियर में अलग एक शाइनिंग स्टार की तरह दिखता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तहलका के अनुभव आपके कैसे थे, कैसे आप तहलका में पहुँचे? देखिए मैं आउटलुक में जैसे ही ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आउटलुक में लिखने के लिए कुछ। वो भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है, उसको मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद तहलका में भी जैसे उमा भारती जी, तहलका में भी हमने कुछ अच्छे काम किए। उमा भारती जी उस समय लगभग 5 या 6 की बात है, उमा भारती जी हेलीकॉप्टर लेकर के मदमेश्वर और मननी एक बुग्याल है, मननी सबसे ऊपर स्थान है। ये कहते हैं कि देवी, जो हिंदू धर्मों में देवी का कंसेप्ट ही वहाँ से शुरू हुआ। जब देवतागण आराधना के लिए गए कि भाई राक्षसों का प्रकोप हो गया है, तो देवी ने वहाँ पर देवताओं को अश्योर करा कि मैं जन्म लूंगी, तो वो स्थान मननी है। और मननी बहुत अलौकिक स्थान है, तो वो हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ उतर गई थी। तो वो मैंने एक आर्टिकल किया था, आए थे हरिभजन को। उस समय उन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पर मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन देखिए उस समय के राजनीतिक इतने बदला लेने वाले लोग नहीं थे। मुझे जो याद है उस समय संभवतः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुत कठोर निर्णय नहीं लिया, ये लगा गया कि भाई वो गलती से चले गई। तो वो एक क्योंकि आउटलुक सॉफ्ट मैगजीन थी, आउटलुक में स्कोप कम था, तो कल्चरल स्टोरी करी बहुत छोटी होती थी, फिर कलेक्टिव स्टोरी होती थी, देश के हर हिस्से से कंट्रीब्यूशन करते थे, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मैं उसके बाद आउटलुक के बाद नई दुनिया में चले आया, क्योंकि आलोक मेहता जो हमारे संपादक थे उन्होंने नई दुनिया को फिर से ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की सोची, और उसमें मैगजीन आती थी एक। और नई दुनिया में मुझे याद है कि नई दुनिया में मैंने उस दौरान एक मामला, हरिद्वार का एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को 500 करोड़ की ज़मीनों को देने का एक घोटाला था। लेकिन देखिए हर जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबकी टेस्ट अलग अलग होता है। जब मैंने स्टोरी भेजी तो हड़कम मच गया डेस्क पे। आउटलुक में नई दुनिया में हड़कम मच गया, तो नहीं कर पाया वो स्टोरी, जबकि पूरे फैक्ट मौजूद थे। और बहुत बड़ा घोटाला था, 500 करोड़ के करीब का घोटाला उस समय था। और उस समय नई दुनिया में भी एक बहुत मज़ेदार स्टोरी मैंने करी थी, कैंपा। एक ये फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, और जब जो भी फॉरेस्ट की ज़मीन हम लेते हैं किसी काम के लिए, वो बल्कि जो अभी कुछ साल पहले जोशीमठ से आगे जो प्रोजेक्ट बहा, तो उसका जो कंपनसेटरी फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन का पैसा मिलता है, कैंपा का पैसा, उससे संबंधित था। और एक सज्जन, एक अधिकारी जो कॉर्बेट के मामले में जेल गए हैं, वो उस समय वहाँ डीएफओ थे। तो बड़ी स्टोरी थी। और देखिए, लेकिन हमने स्टोरी करके हम भूल जाते थे कि हमको कुछ करना भी है। हमने कभी स्टोरी के बाद, वरना उस मामले में, क्योंकि कैंपा के मामले में तब तक ये निर्णय आ गया था कि कैंपा का पैसा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड फंड में जमा होगा। वो पैसा उसमें जमा न करने के बजाय उसमें इन्होंने अपने आप खर्च कर दिया था। उसमें 3 अधिकारियों की सीधी सीधी भूमिका थी, जिनमें से एक अधिकारी यहाँ उत्तराखंड के हॉप भी बने बाद में, और एक बहुत सीनियर अधिकारी थे उत्तराखंड मूल के, जो नोडल ऑफिसर लखनऊ में थे, और एक ये दुर्दांत अधिकारी जो जेल गए हैं। ये तो दुर्दांत है, इनको तो मैं संसार चंद कहता हूँ, उत्तराखंड फॉरेस्ट का संसार चंद कहता हूँ। तो वो
स्टोरी भी ऐसी आई कि एक हमारे सीनियर काफ़ी तिकड़मी पत्रकार थे, उनको करनी थी, उनके काफ़ी संबंध रहते थे लोगों से, डराने धमकाने इनके। तो उन्होंने कहा कि दोनों यार एक स्टोरी आई है, वो पेड़ लगाने थे 2-2.5 करोड़ के, वो लगाए नहीं। मैंने कहा 2-2.5 करोड़ के तो पेड़ ऐसा हो नहीं सकता, नहीं लगेंगे, आप मुझे कुछ कागज़ दीजिए। जब कागज़ दिए, मैंने पढ़ा, तब पता चला ये तो इतना बड़ा इन्होंने एरर करी है। और उस मामले में वो जो सज्जन बाद में खौफ बने, उन्होंने एक मेरे रिश्तेदार रेंजर थे, उनके जरिए मुझे पैसा भेजने की भी कोशिश करी। अच्छा। और भेजा, उन्होंने मेरे पास भेजा। उन्होंने जब लेके आए थे तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अब तो हमने तो ये छाप दिया, और मैंने कहा अब इसको कोई समझ नहीं पाएगा, आप निश्चिंत रहें, मैंने छाप दिया है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसमें दूसरा एक हाँ, तय आउटलुक के ज़माने में देखिए मोदी जी पर बात आई, 2008 के करीब एक बहुत बड़ा अभियान देश में चला कि मोदी मॉडल गुजरात का, और आउटलुक में एक कवर पेज स्टोरी हुई थी मोदी मॉडल पे। अच्छा। तो मोदी मॉडल पर और राज्यों में भी इंटरव्यू हुए थे, तो उसमें खंडूड़ी साहब यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो खंडूड़ी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। खंडूड़ी साहब ने मोदी मॉडल को साफ नकारा था और कहा था कि खंडूड़ी मॉडल बेहतर मॉडल है। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि जो खंडूड़ी जी का राजनीतिक जीवन मोदी जी के आते ही समाप्त हुआ, उसके पीछे यही कारण था। तो सर, जैसे मैं एक और चीज़ देख रहा था, अगर मैं सही हूँ तो तहलका में आपने एक कवर स्टोरी करी थी, योग से उद्योग, फिर आगे जाके इसमें एक सीरीज़ बनती गई, और आई थिंक आखिरी जो स्टोरी थी उसमें आपने एक काले कारनामे वाले बाबा का जिक्र किया था। देखिए, मैं आपको तहलका की बात बता रहा हूँ कि लगभग 9 तक के मैं नई दुनिया में रहा, और नई दुनिया में मैगजीन जो आती थी, मैं हर हफ्ते संडे को आती थी वो मैगजीन, हर हफ्ते एक आर्टिकल करता था उससे। उसके बाद आलोक, फिर मुझे कुछ थोड़ा मेरा कुछ नई दुनिया में नहीं चल पाया, जिस टेस्ट की मैं स्टोरी करना चाहता था वो था नहीं। तहलका में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे याद है तहलका की पहली स्टोरी मैंने करी थी, ये जो पावर प्रोजेक्ट थे, 56 पावर प्रोजेक्ट। देखिए, निशंक जी के समय में 2 मामलों में बहुत बड़े निर्णय हुए, और विचलन एक शब्द है। सरकार जब निर्णय लेती है तो सरकार निर्णय लेने के कई तरीके हैं। एक तो कैबिनेट है, कैबिनेट में सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं और उस पर चर्चा करके निर्णय देते हैं। दूसरा सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में क्या होता है कि मिनिस्टर को भेजा जाता है लिखा हुआ, और वापस आता है, सहमति देते हैं। तीसरा ऐसा होता है कि सारे कैबिनेट की शक्ति मुख्यमंत्री अपने हाथ पर लेकर के निर्णय लेते हैं। तो निशंक जी के समय में 2 निर्णय विचलन से हुए, एक तो पावर प्रोजेक्टों को देने का, और दूसरा स्टर्जिया, एक ऋषिकेश में एक ज़मीन थी जहाँ पे एम्स है, उसके बगल में इंडस्ट्रियल लैंड थी, उसको कुछ ग्रुप को देने का। वो दोनों मामले हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने उस पर गजब का निर्णय दिया था। उन निर्णयों पर कभी बात करेंगे, लेकिन विचलन शब्द सबसे पहले अगर इस राज्य में किसी ने प्रयोग किया तो विचलन शब्द मैंने प्रयोग किया था, और उसी विचलन के आधार पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री ने सारी शक्तियां अपने हाथ पर कैसे ली। और वो दोनों निर्णय, मतलब जिस दिन कोर्ट का आदेश आना था उससे एक दिन पहले उन दोनों निर्णयों को सरकार ने वापस लेकर के अपनी जान बचाई थी। लेकिन उस मामले में क्लीन चिट सरकारों को नहीं दी गई थी। दूसरा एक चीज़ मैं उसमें कहना चाहूँगा कि निशंक जी उन दोनों मामलों में उनको बदनामी मिली, लेकिन सच बात तो ये थी, ये दोनों मामलों की नींव खंडूड़ी जी की सरकार में रख दी गई थी। और इन दोनों मामलों में जो लाभ जिन लोगों को पहुंचना था वो आरएसएस के लोग थे, और आरएसएस के बहुत बड़े लोग थे। जैन साहब थे जो बाद में जो यहाँ के सह परिवारी थे, उनके परिवार को ज़मीनें दी जा रही थी, उनके परिवारों को प्रोजेक्ट दिए गए थे। तो निशंक साहब एक मोहरा थे। निशंक साहब को इन दोनों मामलों के कारण और हरिद्वार के खनन के कारण उनको मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा। लेकिन निशंक साहब की जितनी गलती थी उतनी ही गलती खंडूड़ी साहब की थी। वो कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होता, आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों के स्टेक लगे थे, उनको वो निर्णय लेना ही पड़ा। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा था कि योग से उद्योग वाली एक बात मैं पूछ रहा था, अभी हालिया में भी आपने एक मामला सुना होगा,
जिनके संबंध में आपने ये स्टोरी कवर करी थी, उनके साम्राज्य के संबंध में आपने ये स्टोरी कवर करी थी। अगर आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर, तो आप बताइए। देखिए, योग से उद्योग, उस समय जो है बाबा रामदेव, देखिए बाबा रामदेव का उदय 2-3 में हुआ। और योग से उद्योग ऐसा था कि मैं स्टोरी करता था तहलका में, तब तक ये लगभग 11 की बात है, तो 10-11 के बीच में मैं तहलका की, देखिए ये 2-3 स्टोरी तो जो सरकार प्रवृत्ति, जो सरकार के जाने का कारण बने मुख्यमंत्री के, तो उसके बाद काफ़ी लोगों में यह चल, लेकिन कोई हमें जानता नहीं था। मैं बहुत सामाजिक रूप से, मैं बहुत कम पत्रकार के रूप में बहुत कम किसी से मिलता था, हम काम ही अपना करते थे। कहीं से मुझे हरिद्वार का एक गांव है, वहाँ से मुझे एक चौहान साहब थे, अच्छा। वो हरिद्वार में कहीं रहते थे, कनखल में। उनका मुझे फ़ोन आया कि साहब आपका नाम सुना है, इसको कोई मामले को कोई कर नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। तो जो योग से उद्योग वाला मामला है वो 2 चीज़ों पर है। एक तो कैसे उन्होंने मतलब अपना साम्राज्य को जमाया, अच्छा। है ना, और दूसरा ज़मीनों पर कि कैसे जमीन। फिर बाबा रामदेव जी का भी उसमें इंटरव्यू है योग से उद्योग में। अच्छा। और वो मैंने बहुत चालाकी से फ़ोन पर मैंने उनका इंटरव्यू लिया। वो कम समझ पाए, लेकिन बाद के प्रश्नों में वो समझ गए थे। देखिए, रामदेव जी का जो सारा साम्राज्य है वो झूठ की बुनियाद पर है। और जो ज़मीनें उन्होंने हरिद्वार में इकट्ठा की थी उस समय, वो सारी ज़मीनें कानून को ठेंगा दिखा करके ली थी। तो योग से उद्योग हुआ है। और उसके बाद काफ़ी, मुझे तो ये लगता है 6 या 7 आर्टिकल हिंदी और अंग्रेजी में हैं। 8वां आर्टिकल था काले कर्मों वाले बाबा। उसमें उनके फिर जो काम करने के तरीके हैं, जो ज़मीनों के सबके, मतलब उस पर बहुत गहराई से काम था। तो वो लास्ट आर्टिकल था हमारे काला कर्मों वाले बाबा रामदेव जी। जैसे सर, आपने जैसे तहलका नई दुनिया में रहते हुए काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करी, बहुत अलग अलग विषयों पर, चाहे वो बीज घोटाला है या बाबा रामदेव का जैसे आपने बताया, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर आपने कई अहम मुद्दे उठाए। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ, या ऐसा होता है कि पत्रकार को धमकी मिलती हो या आपको मिली हो, किसी ने डराने धमकाने की कोशिश करी हो, ऐसा कुछ राजनीतिक दबाव? अब मैं नाम नहीं लूँगा। देखिए, इतनी अब हम राजनीतिक जी व्यक्ति बन गए हैं, हमको अधिकारियों के और नेताओं के भी नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अब तो वैचारिक लड़ाई है। लेकिन एक बहुत शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने अपने ऑफिस में मुझे धमकाने की कोशिश करी थी। और कहा था कि ट्रक चलते हैं और आपके भाई भी सड़क पर चलते होंगे। तो मैंने उनका जवाब बहुत अच्छी भाषा में दिया था। और उस दिन जो मेरे साथ जो फोटो जर्नलिस्ट पे थे, वो जानते हैं कि मैंने किस भाषा में उनको उनके ऑफिस में जवाब दिया था। तो ये तो होता ही रहता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं, बाबा रामदेव वाली बात आई कि काले कर्मों के बाबा तक की इतनी स्टोरी करी, वो मैंने उससे पहले भी मैंने बालकृष्ण जी पर एक स्टोरी करी थी। अच्छा। बालकृष्ण जी ने एक बार कहा था कि मैं संजीवनी बूटी लेकर के आ जाऊँ। अच्छा। है ना। तो संजीवनी के लिए वो चमोली के दूरस्थ इलाके में गए थे। तो वहाँ से संजीवनी के नाम पर कुछ लेके आए, तो मैंने स्टोरी कर दी थी। तो उस समय वो दौर ऐसा था, देखिए साहब, रामदेव जी को और बालकृष्ण जी को भारत में देवता की तरफ पूजा जाने लगा था। तो मनोज रावत नाम था नई दुनिया के अखबार में। तो मनोज रावत हरिद्वार में एक जर्नलिस्ट थे। अच्छा। तो बाबा रामदेव के, बालकृष्ण जी के गुंडों ने वहाँ के मनोज रावत जी की अच्छी पिटाई कर दी, है ना। बाद में कई अप्रत्यक्ष लोगों ने समझाने की कोशिश करी, उनको धमकी तो नहीं कहेंगे, लोगों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं। देखिए, अगर आप अपने रास्ते, आपका देखिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़े लोगों पर हमने स्टोरी करी है, तो वो उनके पास सारे साधन रहते हैं कि ये किसी से मिले तो नहीं। देखिए, हम तो कहीं पर कोई कागज़ मिलता था, स्टोरी कर लेते थे। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद गुलेल में चले गया था। अच्छा। 13 की आपदा के बाद जून के महीने में आपदा की जो कवर पेज स्टोरी है मेरी, तहलका में लास्ट स्टोरी थी, उसमें हल्का मेरा मतभेद हो गया था, क्योंकि एक पेज ऐसा उसमें जोड़ दिया गया था कि जो मेरी सारी स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो वो मुझे लग रहा है कि डेस्क पर बैठे हुए लोगों ने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, तो मेरा उसमें मतभेद हुआ था।
फिर मैंने उसी दिन मुझे याद है मैं कालीमठ में था, मैंने कालीमठ से तहलका को रिज़ाइन कर दिया था। तो गुलेल बहुत एक बेहतरीन पत्रकार हुए हैं, आशीष खेतान, देश के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुए हैं। आशीष खेतान जी ने गुलेल खोला था। तो गुलेल में एक स्टोरी करी थी हमने ओनिडा पे। अब गुलेल दरअसल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है। तो वो क्या था कि हरिद्वार रुड़की के पास में एक इंडस्ट्री पर आग लग गई, ओनिडा की इंडस्ट्री पर, और कुछ मजदूर जल गए थे। बस इतनी स्टोरी थी। खंडूड़ी साहब सीएम थे, खंडूड़ी साहब गए और उन्होंने कहा कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज हुआ, बात ख़त्म हो गई, क्योंकि आए और गए। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला और मैं जब घुसा उस मामले में, तो मामला क्या था कि एक धारा को 304 को 304A में बदलने के लिए, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हुआ था। एक तो उस स्टोरी, देखिए इन सारे स्टोरी को करते करते हमको अधिकारियों की सही छवि का भी पता चला। तो वो ओनिडा में, देखिए ओनिडा का मालिक लगभग मीर चंदानी उस समय 78-80 साल का था। अगर उनको उसमें सजा होती तो 3-4 साल सजा हो जाती 304 में। इतनी सजा तो मिनिमम होनी थी, और 304A में उन्होंने एक्विटल होना था। तो 304 को 304A में बदलने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा। और वो स्टोरी जब हमने करी उस समय, देखिए उस समय के जो पुलिस के जो मुखिया थे उनकी बहुत अच्छी छवि थी, लेकिन वो छवि हमारे सामने खुली कि वास्तव में उनकी वो छवि के विपरीत काम कर रहे थे। बहुत अच्छे अधिकारी, एक उस समय एसएसपी अरुण मोहन जोशी थे, इसी राज्य के बड़े युवा अधिकारी थे। वो बड़े मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले थे। एक इंस्पेक्टर उस समय जांच करी है उन्होंने, महेंद्र सिंह नेगी इंस्पेक्टर होते थे। महेंद्र सिंह नेगी ने बड़ी बेहतरीन जांच करी। तो उसमें क्या था कि देखिए जब सत्ता के सीट्स पर बैठे हुए लोगों ने, मतलब उसमें होम सेक्रेटरी जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने देश प्रदेश के, उन्होंने खुद बैठक ली थी। उसमें प्रोसिक्यूशन को भी बुलाया था, इन्वेस्टिगेशन सब पक्षों को, मतलब अपराध करने वालों को और अपराध की जांच करने वालों को, सबको बुला करके और ये तय कराया था कि इनको कैसे बचाएंगे। और देखिए सरकारी अधिकारी कितने अपने बचाओ नहीं बचाओ नहीं, अपने को जेल भिजवाने का काम करते हैं। उसका बाकायदा कार्यवृत्त तैयार किया। अच्छा। और कार्यवृत्त में ये सब लिखा कि ये मौजूद थे और ये चर्चाएं। तो उसको क्या किया गया कि वो जांच हरिद्वार से मुनि की रेती को भेजा गया। और मुनि की रेती में ताजुब ये करिएगा, मुनि की रेती में जिस दिन केदारनाथ आपदा आ रही थी, तो जो इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे उस दिन आपदा के जो दिन थे 2-3 दिन, उनमें से एक दिन जब ऋषिकेश बहने वाला था, उस दिन उन्होंने जो जनरल डायरी होती है ना, केस डायरी, सीडी केस डायरी कहते हैं, उसके 20-25 पन्ने भरे हुए दिखाई थे। तो उसको हमने पढ़ा। तो बाद में क्या हुआ कि उन लोगों को साहस आया कि जो लोग उसमें मारे गए थे। और आज भी अगर उस मामले की, देखिए सीबीसीआईडी जांच हुई है, सीबीसीआईडी जांच हुई है, जिसमें बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट, एक पुलिस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर थे उसमें, जिनके आदेश से वो जांच ट्रांसफर हुई थी। वो बेचारे मर गए, बीमारी के बाद वो मर गए, युवा उम्र में मरे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें अगर जांच होगी तो तत्कालीन होम सेक्रेटरी को उसमें सजा होनी चाहिए, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने। अच्छा। तो वो जब मैंने खोला था उसको, जब मैंने खोला तो महेंद्र सिंह नेगी जी ने ये कहा था कि भाई हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इसको खोला और ढंग से, इसके नए एंगल आप लोगों ने दिए। तो देखिए ये हर किसी की विशेषज्ञता होती है। तो मुझे लगा कि मेरी विशेषज्ञता इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने की थी, मतलब कहीं पर करप्शन या कानून से हट करके जैसे ही गलत काम होता था वो मेरी नज़र में आ जाता था। जो मैंने आपसे कहा कैंपा की जिस स्टोरी को मेरे सीनियर ये कह रहे थे कि वृक्षारोपण का घपला है, वो घपला इतना बड़ा निकला कि देखिए उस मामले में आज भी कोई जाएगा तो सजा निश्चित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर फंड में जाना था। तो और ये वाला जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ ओनिडा वाला, अभी ये शायद कहीं केस चल रहा है। तो अगर सही न्याय हुआ तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन सब लोगों ने मिल करके उस केस को ख़त्म करने की कोशिश करी। तो कानून की लाठी बहुत देर में बसती है, लेकिन बसती ज़रूर है। अच्छा सर, जैसे मतलब आपने बताया कि जो हमारे अफसरशाही सिस्टम में
हैं और वो चीज़ों को ऐसे बदलने की कोशिश करते हैं या इस तरीके करते हैं, तो सरकार का कंट्रोल किस लेवल तक रहता है? मतलब सरकार अफसरशाही को किस लेवल, कई बार हम सुनते भी हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं, पार्टियां के विधायक कहते हैं या वो कहते हैं कि अफसर नहीं सुन रहे, तो मतलब ये कैसा मैकेनिज्म होता है, थोड़ा बताएं इस बारे में। देखिए, किसी भी सरकार में, मजबूत सरकार में अफसर की एक सीमा होती है। अफसर एक तो नीतिगत निर्णय ही नहीं कर सकता है, दूसरा इस राज्य में नीतियों का पालन भी, देखिए एक तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है इस राज्य में, मंत्री और अपने सचिवों के बीच डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं कागजों में। और जो मंत्री करते हैं, एक मंत्री जी का बड़ा हास्यास्पद किस्सा है, एक मंत्री जी का इस सरकार में डिवीजन ऑफ वर्क बाकायदा कामों में किया है, अच्छा अपने कागजों में किया है, लेकिन वो सबसे कमजोर मंत्री, उनको बहुत अच्छी नीतिगत निर्णयों वाली फाइल भी उनके सेक्रेटरी उनके पास नहीं भेजते हैं। अच्छा। तो मंत्रियों में, राजनेताओं में जब ज्ञान की कमी होगी, देखिए या तो ज्ञान की कमी के कारण होगा ये, या कमजोरी के कारण होगा, अफसर कमजोरी पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अफसर तभी एक सीमा से ऊपर भ्रष्ट होता है जबकि राजनेता उसको छूट देते हैं। तो अफसर का दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि नीति बनाना, नीतिगत निर्णय लेना सरकार का काम है और अफसरों पर अंकुश रखना भी सरकार का काम है। तो जो आप अफसरों की बात कर रहे हैं कि वो जो 2 मामले हुए थे, देखिए मैं हर मामले को मैं याद कर रहा हूँ, वो जो अफसरों की साफ छवि भी निकलती है। वो जो 2 मामले हुए थे स्टर्जिया और पावर प्रोजेक्ट वाले, उन दोनों में एक ही अधिकारी थे, अच्छा चीफ सेक्रेटरी, और उनकी छवि बहुत अच्छी थी। लोग कहते थे साहब वो तो बहुत मार्के के अफसर हैं, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दूसरा निर्णय देते समय भी कहा कि मुझे ये पता होता तो मैं इस अधिकारी को ठीक करता। होता क्या है कि अब बाद में पता चलता, देखिए अधिकारियों का भी हर स्टेज पर, जूनियर लेवल पर जो अधिकारी बहुत कड़क और ईमानदार होता है, बाद में पता चलता है कि प्रदेश का मुखिया बनते समय या बनने से पहले उसकी कमर बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि शीर्ष पदों का सुख लेना अधिकारी की एक मजबूरी हो जाती है। तो वो अधिकारी जो सज्जन उस समय स्टर्जिया और पावर प्रोजेक्ट के समय थे, मैं देख रहा हूँ कि उनको रिटायर हुए 10-15 साल हो गए, लेकिन वो अभी भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अभी भी ले रहे हैं। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, समझने वाले नाम समझेंगे, है ना, जनता बता देगी, जनता बता देगी। तो देखिए अधिकारी की मजबूरी होती है, क्योंकि उसको जो जीवन शैली उसकी है, जजेज में भी ये परेशानी आ रही है। अभी देखिए गवई साहब की लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो, उन्होंने कह दिया साहब मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। अच्छा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का पद, रिटायरमेंट से पहले का सुख अधिकारियों का या बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों का अकल्पनीय होता है। अच्छा, और उसके बाद का जीवन बिना उस सुख के कठिन, अपने तनख्वाह और पेंशन पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंटल बेनिफिट मिलें पद पारितोषिक के रूप में। तो रिटायरमेंट पर आते आते बहुत कम लोगों की, जिनकी रीढ़ आप शुरुआती सालों में अधिकारियों की कहते हैं साहब बहुत तगड़ी हड्डी वाले अधिकारी हैं, उनकी हड्डी झुकती जाती है। तो ऐसे कई दर्जनों उदाहरण हैं कि जो हमने अधिकारियों को देखा। हमने अपने ही राज्य में बहुत प्रतिभाशाली अधिकारियों को देखा, और बाद में जब उनको कोई पद मिला, उस पद के कारण उनको, देखिए अपने पद पर रहते हुए जब वो प्रदेश के मुखिया रहे, एक विभाग के मुखिया रहे, तो बहुत बेहतरीन अधिकारियों में से रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे पद पर गए और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। तो ये तो व्यक्ति का भाग्य है, उसके कर्म है कि कब कौन सा चीज़ उस पर लग जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना राजनीतिक सह के अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकता। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, उस वक्त आप कहाँ थे? ग्राउंड पे थे या फिर आप किसी संस्थान के साथ की दूसरी जगह पर थे? मतलब क्या आपका अनुभव रहा? क्या मैं तहलका में था। आपदा के पहले देखिए हमारा लगातार संपर्क रहता है, क्योंकि हम उस जिले से भी हैं। 3-4 दिन पहले से संकेत आ रहे थे कि बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, एक तो जो ऊंचाई के इलाकों में पालसी रहते हैं, भेड़ पालक रहते हैं, तो उस समय कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी कहीं कहीं थी। अच्छा, तो मेरे एक भेड़ पालक से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भूला सबल जैसी बारिश पड़ रही है, जबकि ऊंचाई में फुहारे जैसी बारिश होती है। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पे जो बारिश होती है फुहारे जैसी होती है।
उसके बाद एक विश्राम सिंह तहसीलदार थे, वो यात्रा तहसीलदार थे गौरीकुंड में। अच्छा। उन्होंने 2 दिन पहले का मुझे बताया कि क्या कारें बहने लग गई हैं, गौरीकुंड से कारें बही थी, इसको नोटिस नहीं किया। तो मुझे आशंका हुई थी, हम निकल गए थे। तो आपदा के तुरंत बाद उस घाटी में पहुंचने वाले पहले लोगों में मैं भी था। तो हमने बहुत नज़दीक से आपदा को देखा, और आपदा के बाद का जो मेरा आर्टिकल है वो उसको बहुत जगह उसका उदाहरण लिया गया है, बहुत किताबों में। और उसमें जो फाइंडिंग थी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कारण बने, आपदा के क्या कारण बने, तो उसको उसमें मैं कालीमठ केदारनाथ घाटी में भी हम जहाँ तक जा सकते थे गए। हमने सोनप्रयाग की झील को देखा है, सोनप्रयाग में झील बन गई थी पावर प्रोजेक्ट की। कालीमठ घाटी में हम पूरा कालीमठ घाटी में, मुझसे पहले कालीमठ घाटी में एक स्थानीय पत्रकार हैं लक्ष्मण सिंह ने, की वो ही जगह थी। और मैं कालीमठ घाटी से करके जब वापस आया तो तब राहत सामग्री वाले कुछ लोग वहाँ पहुँचे थे, बीएसएफ के कुछ लोग पहुँचे थे। तो मैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, और वही मेरी तहलका की लास्ट कवर पेज स्टोरी की। तो सर जैसे जो 2013 की आपदा आई, आप क्योंकि वहाँ पर लोकल भी हैं, काफ़ी नज़दीक आपके वो पड़ता है, तो क्या बदलाव आप देखते हैं कि 2013 के बाद चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है केदारनाथ, केदारनाथ यात्रा पर क्या प्रभाव आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंट की गुंजाइश है? देखिए, यात्रा को डेवलपमेंट से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। 13 की आपदा ने जो सबसे अधिक कष्ट हमको दिया, यात्रा ने अपना परंपरागत स्वरूप खो दिया। हमारी यात्रा चट्टियों पे चलती थी, गौरीकुंड से चट्टियाँ शुरू होती थी, सड़क के किनारे लोगों के पीढ़ियों से, देखिए केदारनाथ यात्रा को लोग पीढ़ियों से चला रहे हैं। उस गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ के बीच में ऊखीमठ ब्लॉक के अलग अलग गांवों के लोगों की दुकानें होती थी, चट्टियाँ होती थी। इन चट्टियों पर दुकान होती थी, कच्ची दुकान, झोपड़ीनुमा दुकान, लकड़ियाँ जलती थी। गरीब से गरीब यात्री, 50-60 यात्री सो सकते थे। रामबाड़ा था, रामबाड़ा में अच्छे खासे 2-3 हज़ार। अब तो नए लोग रामबाड़ा जाएंगे तो रामबाड़ा को तो समझ भी नहीं पाएंगे रामबाड़ा क्या था। 2-3 रामबाड़ा बीच का ऐसा कैंप था कि 2-3 हज़ार लोग रह सकते थे वहाँ पर। रामबाड़ा ख़त्म हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा दुख हमें जिस चीज़ का मुझे होता है कि चट्टी सिस्टम ख़त्म हो गया। अब केदारनाथ यात्रा न तो केदारनाथ के लोगों के लिए रह गई, अच्छा अब नया स्वरूप हो गया है। यात्रा के बाद प्रशासन ने 10x12 के टीन सेट बना दिए, जिनको नीलाम करती है। इस बार 10x12 का एक टीन सेट की दुकान 8 लाख में गई है। 8 लाख। अब आप भी लगाइए, लोग कितना पागल हो रहे हैं। मतलब ये टेंडर सबके लिए ओपन होता है? अटेंडर सबके लिए ओपन है। अच्छा। तो देखिए, यात्रा में मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस इलाके का विधायक भी रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यात्रा को वही जानते हैं जो बचपन से यात्रा को चलाते थे। आप अचानक जाकर के यात्रा में ये सोचें कि मैं कैंप लगा करके दुकान लगा के कुछ कमा पाऊंगा, नहीं। सही। यात्रा क्या था? यात्रा पीढ़ियों का संबंध होता है। पहले हमारे परंपरागत लोग जो ऊखीमठ ब्लॉक के लोग जाते थे, वो बचपन से जाते थे। छुट्टी भी घुटनों के बल, जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो 2 महीने के लिए यात्रा में जाता, उसको वो देश के यात्रियों को पहचानता था, भाषाओं को जानता था, कल्चर को जानता था, यात्री की कैसे आवभगत करना है वो सब जानता था। आज वो तत्व जो है ना, जो यात्रा का, क्योंकि 19 किलोमीटर की यात्रा थी, अब 21, 22, 23 बहुत डिस्प्यूट होता, कोई कहता है 21 है, कोई 22, कोई 23। उसमें जो हर 200 मीटर पर दुकान होती थी, उन लोगों का, उनकी जो मेहमान नवाजी थी वो अलग ही थी। और सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी के लिए यात्रा में आसरा था। वो जो झोपड़ी नुमा दुकानें थी, जिनका खाना आज किसी भी रेस्टोरेंट के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट था, ज़्यादा स्वच्छ था, ज़्यादा हाइजीनिक था, वो न तो खाना मिल रहा है, ना वो आवभगत मिल रही। तो आज केदारनाथ यात्रा गरीब लोगों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। चारधाम यात्रा में अब जैसे हालिया दौर में भी हम देखते हैं कि यूट्यूबर, व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं और एक टूरिज्म सा बन गया है। तो आप जैसे आप लोकल क्षेत्र से ही आते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों का जीवन था उससे प्रभावित होता है उस चीज़ से, मतलब वो लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, अपना कल्चर भूल रहे हैं? देखिए, कल्चर पर तो क्योंकि मोबाइल आ गया है, वो सब चीज़ें लोगों को दिखती रहती हैं।
जो अमेरिका में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, जो जिस की रुचि जिस विषय में, उसको तो वो देखता ही रहता है। लेकिन देखिए, इससे जो यात्रा जो कह रहे हैं आप, यात्रा से क्या फर्क पड़ा? और यात्रा से जो लोग यूट्यूबर आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, हाँ, तो देखिए यूट्यूबर पहले यात्रा जो थी ना, यात्रा में कुछ विशिष्ट नियम थे। हाँ, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि शादी के बाद नए नए जोड़े भी पहुंचते हैं। हमारी स्थानीय मान्यता ये थी कि 6 महीने तक तीर्थ नहीं जाना है। अच्छा। लोग नहीं जाते थे शादी के तुरंत बाद, है ना। कई मान्यताएं थी, उन मान्यताओं अब तो मैं देखता हूँ कि बहुत छोटे बच्चों को लेके चल देते हैं। कई चीज़ें अब वो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। यूट्यूबर जिन चीज़ों को नहीं पहचानते हैं, अब जैसे साहब खच्चर को धुआं पिलाया, देखिए वो तो लोकल लोकल रेमेडी है। अच्छा। आप मतलब लोग भाई, अगर खच्चर की दवाई नहीं मिलेगी तो उसको धुआं सूंघाते हैं लोग। तो उसको यूट्यूबर किस ढंग से लेता है ये नहीं जानता है, उसको तो मालूम नहीं कि खच्चर कैसे पाले जाते हैं, तो खच्चर जानता नहीं है। तो जो तरह तरह की भ्रांतियों को जन्म देते हैं ये यूट्यूबर। मतलब ऐसा तो, क्योंकि ठंडा इलाका है और ठीक ठाक मात्रा में होता भी है, तो ये लोकल रहा होगा पहले से। हाँ, ये तो लोकल दवाई दवाइयाँ के तौर देखिए, अगर दवाइयाँ नहीं थी तो लोकल लोग तो इलाज करते ही थे ना। लोकल अपना इलाज जो जानते थे। आप लोकल इलाजों को, आप आयुर्वेद को चुनौती नहीं दे सकते हैं, जैसे आप आयुर्वेद को चुनौती नहीं दे सकते हैं। एलोपैथी की उम्र कितनी है? एलोपैथी की उम्र भी 100 साल से ज़्यादा तो नहीं है ना। सही। उससे पहले भी तो दुनिया में इलाज होते थे लोकल। अब तो मैं ये देखता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस पर विवाद हो जाता है कि साहब केदारनाथ में चाय इतनी महंगी क्यों हुई, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कितना महंगा क्यों हुआ, या मिनरल वाटर की बोतल। भाई केदारनाथ से, गौरीकुंड से और केदारनाथ जो खच्चर जा रहा है 4000 का जा रहा है। 4000 का खच्चर अगर 2 क्रेट कोल्ड मिनरल वाटर के लिए जा रहा है तो क्या क्या बचेगा? तो वहाँ का जीवन दूसरा, 6 महीने का रोजगार है। सही बात। तो ये जो भ्रांतियां जो फैल रही हैं केदारनाथ यात्रा को, बहुत नुकसान ये यूट्यूबर करते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। दूसरा, केदारनाथ मंदिर का जो सबसे बड़ा कष्ट जो मुझे होता है, जिसमें मुझे लगता है कि मेरा योगदान भी है, क्योंकि केदारनाथ में जो पत्थर लगा वो सबसे पहले मैंने ही बना करके दिया था विधायक के रूप में। अच्छा। और मैंने उसकी मशीन लगवाई थी। मैंने कहा था सरकार को कि भाई ये पत्थर लगना चाहिए, यहाँ यही बचेगा। वो लगाया तो, लेकिन जो चौक बना केदारनाथ का, उसका कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। आपने देखा होगा केदारनाथ की कोई बाउंड्री नहीं, पहले बाउंड्री थी। तो आज केदारनाथ मंदिर में बाउंड्री ना होने से मोदी जी तो जाते हैं चप्पल जूते लेकर के, तो सभी दुनिया ने देखा, लेकिन आम भक्त भी परिक्रमा से लेकर के नंदी तक के जूते भी परिक्रमा में हो रहे, क्योंकि उसकी मजबूरी है। जिस मंदिर की कोई बाउंड्री नहीं है, तो वास्तु के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया केदारनाथ। तो ये हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कई हो थी। केदारनाथ में जो केदारनाथ का जो सबसे बड़ा नुकसान जो केदारनाथ के जो डेवलपमेंट पे हुआ है, आज अगर आप भैरव, जहाँ पे भकुंड भैरव है, वहाँ से फोटो लें तो गगनचुम्बी इमारतों के बीच में आप केदारनाथ मंदिर नहीं देख पाते, जूम करना पड़ता है कि मंदिर कहाँ पर है। जबकि पहले ये माना गया था कि केदारनाथ जी के मंदिर से बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत ख़राब है। जो CSR के पैसे से आप लोग कभी कोई जाकर के, जिन जो अभी वर्तमान पुजारी हैं उनके कमरे में जाएं और देखें कि जो दरवाजे बन रखे हैं, हमारे यहाँ मोर संगाड़ कहते हैं ना, जो फ्रेम बनते हैं, तो मोर संगाड़ उनके कमरे का दरवाजा अगर आप देख लें तो आपको लगेगा इससे अच्छा दरवाजा तो आप हमारे यहाँ गौशालाओं में लगते हैं। मतलब क्या चेंज, कुछ चेंज क्या करना, बहुत घटिया दर्जे का काम। अच्छा। मतलब मैंने आपसे ये कहा ना कि उससे अच्छा दरवाजा हमारे यहाँ गौशालाओं पे लगते हैं, गाँव में टाइल्स लगी हैं। अब केदारनाथ के पुजारी जी देखिए, हर जगह का विशिष्ट भौगोलिक स्थिति होता है ना। पुजारी जी को 3 बार मंदिर जाना पड़ता है, स्नान होता है। वो वहाँ से उसका वास्तु अगर देखेंगे, जिस बिल्डिंग पर केदारनाथ के पुजारी और पूजा प्रतिष्ठान के सब लोग रहते हैं, उसके ईशान कोण पर इन्होंने टॉयलेट का गड्ढा बना दिया। अच्छा, देखिए, अगर सांस्कृतिक परंपराएं आप मानते हैं, अगर आप सनातनी होने का ढोंग रच रहे हैं, आप वास्तु पर आपका विश्वास है, सनातन, देखिए वास्तु क्या है, वास्तु का जो मूल आधार है महाराजा भोज का पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार, तो वैज्ञानिक आधार है ना। तो आपने केदारनाथ के वास्तु को तो बर्बाद किया ही, मंदिर के वास्तु को, केदारनाथपुरी के वास्तु को बर्बाद कर दिया है। पहले केदारनाथपुरी में जिस तरफ से रास्ता बनाया साउथ है, वो साउथ हमेशा उच्च होता है।
वास्तु के हिसाब से था भी, क्योंकि मुरैन है वो अगर ऊंचा रहता तो मंदिर नीचे को क्यों नहीं गया था। अब साउथ नीचा कर दिया आपने। अब क्या होगा, जब भी मंदिर को देखिए, वो तो मोरेन पर है ना, मंदिर पूरा मोरेन पर है, वो तो गतिमान है ना, उस साल में 1 इंच 2 इंच के सकते कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो आप ये समझ लीजिएगा, केदारनाथ जो 13 की आपदा में केदारनाथ जी के मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो उसके विशिष्ट वास्तु और भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं हुआ था। उस सब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और इनको अगर इस पर विषय पर चर्चा करनी है, देखिए अभी इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम बार बार इनसे कहते हैं कि वाई.एस. कटौच साहब, पद्मश्री वाई.एस. कटौच साहब हैं, कटौच साहब के पास जाएं। अभी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं और इनको इन गलतियों को सुधारने की इनको कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने केदारनाथ का वास्तु के बारे में बताया, कल्चर को लेकर आपने बताया, 2013 के बाद आप कंटिन्यू जर्नलिज्म में रहे, फिर 2017 आता है। 17 में आपकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज होता है और प्रदेश के अंदर हम देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। सारे प्रदेश में एक संदेश जाता है कि एक युवा पत्रकार विधायक बन गया। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि एक युवा पत्रकार, एक पत्रकार विधायक कैसे बना, क्या पूरा घटनाक्रम अगर आप बता पाए हमें थोड़ा सा। देखिए 13 के बाद जून जुलाई में मैं गुलेल ज्वाइन कर लिया था। लगभग 1 साल में 14 लास्ट तक के मैं गुलेल में रहा। गुलेल को आशीष खेतान चला नहीं पाए, गुलेल बंद हो गया, तो फिर मैं आउटलुक मैंने ज्वाइन कर लिया था। आउटलुक में मैंने 2-4 स्टोरी करी, लेकिन मेरा क्योंकि आपदा के बाद मेरा मन केदारनाथ अपने क्षेत्र पर लग गया था, कई चीज़ें थी, मैं अधिक वहाँ रहने लगा था, काफ़ी काम भी आपदा में हमने करे। तो रावत जी, उसके बाद हमने अपने पत्रकार साथियों के साथ एक सतोपंथ का टूर की, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, फॉरेस्ट और पुलिस, इन सब का एक ग्रुप बना करके हमने वो यात्रा करी थी। तो हिटो केदार बात का, तो वो क्या हुआ कि वो कुछ चैनलों पर चला, और वो चैनलों पर चला, वो ट्रैक इतना फेमस हुआ कि उस दौरान बहुत बड़े अमाउंट का व्यापार वहाँ के लड़कों को मिला। तो एक अधिकारी ने माननीय हरीश रावत जी से कहा कि भाई कैसे टूरिज्म को कैसे डेवलप किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इस मॉडल से वो लोग गए, उन्होंने ऐसा स्टोरी करी और उससे 1-1.5 करोड़ का एक ही कंट्रैक्ट मिला वहाँ के लड़कों को ट्रैक का। तो ऐसा करिए। तो रावत जी ने मुझे बुला करके कहा, 16 की बात है, अगस्त सितंबर की बात, कि मैं माटा का भी प्रेसिडेंट था, माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन का, मैं कयाकिंग कैनोइंग एंड राफ्टिंग एसोसिएशन का भी नेशनल बोर्ड का मेंबर था, एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। तो उन्होंने कहा कि मनोज ट्रैक होना चाहिए पूरे, कैसे होगा प्रदेश में। मैंने कहा साहब पूरे प्रदेश में एक दिन किया जा सकता है, मतलब 1 हफ्ता ऐसा हम चुने कि पूरे प्रदेश में करें। उन्होंने अधिकारियों से बात करी होगी, तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, केदारनाथ को थीम बना करके ट्रैक करो। तो मैंने कहा केदारनाथ को थीम बना के ट्रैक ये थी कि केदारनाथ आपदा में निकलने के रास्ते लोगों को पता नहीं थे। अच्छा, देखिए एक ही रास्ता जो रामबाड़ा से केदारनाथ का ट्रेडिशनल मार्ग था, उसी को पता था पुराने उन राजमार्गों की स्थिति क्या थी। और उस गलती के कारण उस मतलब जो केदार अभियान हुआ, उसमें हमने 8-9 रास्तों से केदारनाथ पहुंचने का प्लान बनाया। अच्छा, उसमें लगभग कोई रास्ता 9 दिन का था, कोई 1 हफ्ते का था। तो उसमें राज्य की तमाम सेवाओं की, पुलिस सेवा के मुझे लगता है 6-7 अधिकारी थे, जो बाद में उसमें एडीजी थे अशोक कुमार जी, बाद में डीजी बने वो भी थे, उनकी पत्नी भी थी, काफ़ी अधिकारियों ने किया। आईएएस से भी कुछ लोगों ने नाम दिया था, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ था कि सिविल सर्वेंट के ट्रांसफ़र हो गए थे। तो वो अपनी नई पोस्टिंग के चक्कर में नहीं आ पाए, लेकिन अलग अलग सर्विस के कम से कम 20-25 अधिकारियों ने उस अभियान को ज्वाइन किया। उस थीम ये थी कि हमारे अधिकारी जब तक के परंपरागत रास्तों को नहीं जानेंगे तो संकट के समय उन रास्तों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सफल वो अभियान रहा था। उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि जो हमने त्रिजुगी नारायण से जो दल भेजा था और केदारनाथ के लिए, उसमें ये पता चला कि रास्ते में कंकाल है। तो कंकालों का पता चला, फिर उन कंकालों का हरीश रावत जी की सरकार ने, क्योंकि ये मान लिया गया था कि कोई कंकाल नहीं, तो उसमें ये थ्योरी निकली कि वो जो रामबाड़ा से ऊपर को चढ़े बिना पानी के लोग मरे थे।
और बड़ी जो फोटोग्राफ्स आए, बड़ी मतलब जिसको कहेंगे हृदय विदारक दृश्य था ये। लोग मतलब जूते पे अगर किसी का मुंह चिपका हुआ तो मतलब वो पानी उसका पी रहा था। तो उन लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस यात्रा का मुझे ये लगता है कि उसके बाद उन कंकालों को इकट्ठा करके उनका सामूहिक फुनरल किया गया। तो मुझे जो सबसे शांति जो लगती है हमारा कंट्रीब्यूशन। दूसरा, कौन कौन से रास्ते हमारे चुने जाने चाहिए अगर कभी भविष्य में आपदा आती है। अभी पिछले साल आपदा आई तो आपदा के लिए फिर ये हुआ कि वैकल्पिक मार्ग, भाई ये तो ट्रेडिशनल मार्ग है हमारा, शांति के लिए तो सबसे अच्छा मार्ग यही है, सबसे सरल और सबसे सुगम मार्ग है। लेकिन आपदा आती है, वो रास्ता टूटता है, तो किस रास्ते से निकलें? तो फिर वो वैकल्पिक मार्ग, वो रास्ते हिटो केदार के लोगों को याद आई। तो फिर आगे आप हरीश जी से मिले? हाँ, तो फिर रावत जी को देखिए, मैं लगभग रावत जी के यहाँ से उनके सुपुत्र का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आपको हम कुछ राज्य मंत्री दर्जा देते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भाषा से संबंधित राज्य मंत्री बनाना चाहते थे। मैंने कहा जी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे ये सुख सुविधा भोगनी है। कहा नहीं नहीं, आप पत्रकार हैं। मैंने कहा मैं पत्रकार तो हूँ, लेकिन भाषा मेरी बहुत कमज़ोर है, आप गलतफहमी में होंगे। भाषा मैं काम चलाऊ लिख लेता हूँ, लेकिन भाषा की दृष्टि से मेरा भाषाई ज्ञान बहुत कमज़ोर है और मैं बहुत गलतियाँ भी लिखता हूँ, तो मैं वो पद नहीं लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको अगर कभी चुनाव लड़ाया जाए, तो मैंने कहा हाँ, उसके लिए मैं सहमत हूँ। तो मैं लगभग 3-4 महीने पहले मैं मन बना चुका था कि अगर मुझे तब मैं फिर पत्रकारिता को, मैं आउटलुक को भी मैं छोड़ दिया था पूरी तरह से। तो आउटलुक तो मैं लगभग 6-7 महीने पहले छोड़ दिया था। कभी मांग लेते थे तो मैं कल्चरल स्टोरी करता था। वो बस फिर अचानक टिकट मिला और चुनाव लड़ गए। सर, जब आप विधायक बन गए थे, आप विधानसभा में गए, आपका जो पत्रकारों का सवाल करने का अंदाज होता है वो विधानसभा में भी जारी रहा। आपने सबसे ज़्यादा बहसें करी और सबसे ज़्यादा सवाल आपने पूछे। इसी प्रोसेस के थ्रू आपने भू कानून की जो बात आज चल रही है उसमें पहली बार बोलने वाले व्यक्तियों में से आप थे। आपने इस बात को उठाया, तो आज के समय में आप देख रहे हैं जगह जगह पे मांगे उठ रही, लोग बात कर रहे हैं, तो आपका क्या स्टैंड है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, भू कानून जो आज बात हो रही है वो हम लोग बात कर रहे हैं। भू कानून से ज़्यादा भू कानून के साथ साथ हम भू अधिकार की भी बात कर रहे हैं। और पत्रकार रहते हुए देखिए, आज वनाधिकार कानून 2006 की बात लोग अब करने लगे हैं। हमने 11-12 में पत्रकार रहते हुए वनाधिकार कानून पर बहुत बड़ी स्टोरी करी थी मैंने तहलका में। वो कवर पेज स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन 4-5 पेज की स्टोरी थी। और उसके लिए मैं बिंदु खत्ता गया था। जो खत्ते हैं, खत्तों से लेकर के ऊंचाई के इलाकों में जहां हमारे लोग, वनों पर आश्रित लोग सालों से रह रहे हैं और उनको भूमिधरी अधिकार, जबकि 2006 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट संसद ने पास कर दिया। और आज तक के भी सबसे दयनीय स्थिति इस प्रदेश की है, जहां मध्य प्रदेश में 6 लाख लोगों तक के, लगभग 6 लाख लोगों को या कम्युनिटीज़ को इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट मिल चुके हैं। वहाँ यहाँ वो राइट्स मुझे लगता नहीं 1 दर्जन लोगों को भी मिले। अच्छा, तो उस पर हमने तब लिखा था। देखिए, तब से हम राइट्स की बात कर रहे थे, जो हमारे भूमिधरी अधिकार हैं, ज़मीनों के कानूनों पर हमने बहुत कुछ तब भी लिखा था। ये वाला जो कानून है, ये जो आया 18 में, जो ये कानून आया, इस कानून की जो 2 धाराओं में परिवर्तन किया, उसके बाद तो उत्तराखंड का सब कुछ ही बदल गया। त्रिवेंद्र सरकार में जो, देखिए अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, त्रिवेंद्र जी को ये पता ही नहीं चला होगा कि देखिए ये तो खेल ऊपर से होते हैं। अच्छा, इस राज्य में जो भी खेल है ऊपर से किसी बड़े, वो तो आज मैं मतलब अब ज़मीनों के रिकॉर्ड देखने के बाद मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जाने से पहले की थी, जॉर्ज एवरेस्ट वाली और ज़मीनों वाली, वो तो पत्रकारों के लिए 1 महीने तक की स्टोरी थी। लेकिन अब कोई स्टोरी करने को तैयार ही नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं कि उनमें क्या, उन कागज़ों के अंदर छुपा क्या है। तो वो किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो निर्णय लिया गया था, लेकिन वो बहुत ही गलत निर्णय था। और त्रिवेंद्र जी का नहीं, उसके बाद धामी जी ने तो वो छूट भी छोड़ दी। देखिए, उसमें 143 में कौ जोड़ा गया था। 143 कौ त्रिवेंद्र सरकार ने ये जोड़ा था कि अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए लैंड का प्रयोग नहीं होगा तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। मतलब क्या था, एक डर था, वो धामी साहब ने 22 में ख़त्म कर दी। और आज जो नया संशोधन आया है, आज नए संशोधन के बाद वो धारा को फिर से रेस्टोर नहीं किया गया है।
मतलब जिन लोगों ने डाका डाला है उनको आप डकैती करने की छूट छोड़ दें। तो इस राज्य में एक अजीब प्रचलन बन रखा है, छोटे लोगों पर पटवारी, कानूनगो, दरोगा को तो जेल भेजो और थाने बिकते रहें। तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए सबसे बड़ा कष्ट पत्रकारिता को देख के ये होता है कि पहले लोग लिखते थे, देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। हमने तरुण तेजपाल जैसे शेर के साथ काम किया जिसको जेल तक भेजा गया। आज देश में एक भी बहुत कम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रह गए। टीवी तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जब अच्छी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है, जब सरकार की ही रिपोर्टिंग होनी है तो फिर उसको देख करके क्या फ़ायदा, क्यों अपना पैसा हम बर्बाद करें। तो अच्छी कहानियों स्टोरीज का अंत हो गया। अब आप विधायक की बात कर रहे थे, वो कानून की बात कर रहे थे, तो उस दिन हमने विरोध देखिए वो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ राज्य में परंपराएं अच्छी नहीं। देखिए भू कानून जैसा तकनीकी विषय हर विधायक की समझ में आया ये जरूरी नहीं है। मेरी रुचि थी और मुझे ये भी पता था, देखिए ऐसा ना कि जैसे 118 हिमाचल टेनेंसी एक्ट की जो धारा 118 है मुझे याद नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो कौन बता पाएगा। जो 10 मिनट का चर्चा का टाइम मिला, मैं बाहर आया और मैंने सीनियर जर्नलिस्ट जय सिंह रावत जी को फ़ोन किया। मुझे मालूम था कि उनको याद होगी वो धारा। उन्होंने मुझे बताया 118 टेनेंसी एक्ट 118 टेनेंसी एक्ट है। तो क्योंकि वो पत्रकारिता से मुझे ये मदद मिली कि अगर मैं पत्रकार नहीं रहता तो ये जानना बहुत कठिन था कि इस विषय पर कौन ज़्यादा जानता। तो पत्रकारिता ने वो दृष्टिकोण हमारा खोला। तो विधानसभा में भी देखिए जिस भी इशू पर हम तो कहेंगे, देखिए अभी हमने पत्रकारिता को भी बहुत जी भर के जिया। देखिए जो मतलब तहलका का कार्यकाल था, तहलका से पहले भी मैंने बताया कि कुछ स्टोरीज मैंने बड़ी अच्छी उनमें भी हुई थी इन्वेस्टिगेटिव, लेकिन तहलका और गुलेल के कार्यकाल में जो काम हुआ 3-4 साल वो हमने भरपूर जिया। मतलब वो ज़िंदगी भर में कुछ करने के बजाय वो 3-4 साल ही बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए अभी एक पद पर अभी एक माननीय महोदय मनोनीत हुए, तो कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, साहब क्या था उनका, कैसा था। मैंने कहा 3 स्टोरी की थी, 2 हैं मैंने दी, तो वो कई जगह वो लोगों ने शेयर भी की, है ना। सहृदयतापूर्वक एक सज्जन जो मेरे चुनाव में मेरे विरोध में प्रचार करने आए थे, उन्होंने भी शेयर की, लेकिन उन्होंने नाम तक नहीं लिखा कि ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, है ना। तो अच्छा जी। और ये जो विधानसभा के साल हैं इसमें भी हमने कोई मौका नहीं। देखिए चारधाम देवस्थानम, देखिए देश में कुछ ही कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिए। भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने पापों को नहीं मानती है। उनके राज्य में देखा होगा आपने, एक सज्जन क्या बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में और क्या कोर्ट बोला, लेकिन आज तक के उसको रिजाइन नहीं कराया। देखिए लोक लाज की सरकार नहीं है और लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया है, ये भगवान के बाद ये दूसरे नंबर बने लोक लाज का, और लोगों की ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ओपिनियन को ये किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं वो चुनाव तक के सीमित हो गए। चुनाव में वो पता नहीं क्या क्या चल लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे समय में जबकि ये किसी बिल को वापस नहीं करते थे, तो या तो केंद्र में 2 कृषि कानून वापस हुए हैं या उत्तराखंड की विधानसभा में चारधाम देवस्थानम बोर्ड कानून वापस हुआ। और उस दिन जिस दिन ये सदन में रखा गया था उस बहस को जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए। उस दिन मैंने क्या कहा था। अभी सर ये धामी सरकार में तीर्थाटन परिषद का गठन की बात हो रही है, धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन की बात हो रही है। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये दोनों एक ही चीज़ से संबंधित है या फिर इन दोनों का। देखिए कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में जहाँ पर भी हैं वो धार्मिक स्थानों पर अपना पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है, चाहे वो सरकारों पे रहे ना रहे। उसके लिए इन्होंने अयोध्या में कर लिया है, वाराणसी में कर दिया है, अब बद्री और केदार का नाम है। आप कहेंगे कैसे कर रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में हम लोगों के जिन लोगों के स्थानीय लोगों की सारी भूमियों का अधिग्रहण कर लिया। अब वो अधिग्रहण करने के बाद इनकी मर्जी किसको दें। जब आपके पास पैर रखने की जगह नहीं रहेगी तो आप वहाँ जाके क्या करोगे। केदारनाथ में अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार 10-11 लोगों को पट्टे दे दिए गए हैं, जिनमें साधुआं हैं, संत हैं,
कई आरएसएस से जुड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी रणनीति है कि ये किसी भी तरह से इन धार्मिक स्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं। जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट था, उस दिशा में एक कदम था जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। अब इनके रिसर्च विंग बहुत तगड़े हैं, ये पूरा रिसर्च करके ये देख रहे हैं कि इन पर कैसा कब्जा करेंगे। लेकिन यहाँ तो हो ही जो राम रची रखा, ये अयोध्या पे कब्जा लेकर देंगे, लेकिन बद्री केदार पर कब्जा ये नहीं कर सकेंगे। तो उसी की दिशा में मुझे पूरा भरोसा। भी मैंने उस एक्ट को पढ़ा नहीं, वो कानून, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, अभी बाहर नहीं आएगा। जब बाहर आएगा तो उनकी मंशा पता चल जाएगी। ठीक। सर, जैसे आप हर समय युवाओं की बात भी उठाते रहते हैं, विधानसभा में आपने, जब आप विधायक थे तब आपने बात रखी, चाहे वो पैरामेडिकल भर्ती को लेकर हो या नर्सिंग भर्ती को लेकर या फिर सब इंस्पेक्टर भर्तियों को लेकर। लेकिन हालिया दौर में अब युवा सड़कों पर थे, तो धामी जी ने जो चीज़ निकाली, उन्होंने कहा कि हम सशक्त नकल विरोधी कानून लेके आ गए हैं, हम नकल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे। आप कैसे देखते हो कि क्या ये कार्रवाइयाँ जो हो रही युवाओं के हित में हो रही हैं या सिर्फ एक पीआर की तरह चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो नकल माफिया था उसका संबंध किससे था? उसमें जो एक बहुत बड़े अधिकारी जो जेल गए हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे बहुत करीबी जिले के हैं, है ना। वो जो सज्जन उत्तरकाशी के थे, उनका संबंध किस पार्टी से? अच्छा, देखिए, गलत काम आप बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं कर सकते। आज क्या हालत है उन मुकदमों की, जो लोग पकड़े गए हैं उस कानून के बाद आज भी तो शिकायतें आती। और जिस राज्य में बेरोजगारों को न्याय न मिल सके, तो उस राज्य में आप सरकार की कल्पना ही ना करिएगा। गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? अगर गरीब के बच्चे को ये लग जाए कि मैं मेहनत करूंगा और उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा, वो पढ़ेगा ही क्यों? जैसे अग्निवीर का मामला है। अब पहाड़ में, आप भी पहाड़ के हैं, पहले पहाड़ में सुबह 4 बजे आप बच्चों को दौड़ते देखते थे, अब तो बच्चे दौड़ नहीं रहे। एक पूरा कल्चर, सेना में जाने का एक कल्चर हमारा, तो सेना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा था ना। आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, सेना हमारी संस्कृति का हिस्सा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग लड़ रहे हैं, दुनिया भर में अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। 2 विक्टोरिया कोर्स हमको मिले हैं, गढ़वालियों को, कुमाऊनियों को भी। कुमाऊन रेजिमेंट भी परमवीर चक्र पहला सोमनाथ जी थे, है ना। तो ऐसे कल्चर को आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है। नौकरियों के हाल आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चों को बड़ा हास्यास्पद है। मेहनत करेंगे बच्चे, एग्जाम देंगे बच्चे, मेहनत करेंगे बच्चे, और वो अपने खर्चे पर आएंगे और मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति पत्र देंगे। ये अजीब ड्रामा हमने देखा इस राज्य में। मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान है उसमें? उन बच्चों के उस परीक्षा को पास करने में अगर मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान है, या सरकार उनको खर्चा दे रही है वहाँ से यहाँ आने का, वो तो लोग बेचारे शर्मा शर्मी में आ जाते हैं। लेकिन ये दिखावा ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं, ये दिखावा ज़्यादा है। आज भी बेरोज़गारों की हालत बहुत ख़राब है, और बेरोज़गारों की हालत इसलिए ख़राब, अब आप देखिए इस राज्य में जो असंगठित बेरोज़गार हैं, उपनल देखिए आप, 12-15 हज़ार लोग हैं। 12-15 हज़ार लोग सालों से गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम में 300 लोग, 20-20 साल की नौकरी होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 300 लोग 25-25 साल से टेम्परेरी नौकरी कर रहे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं। अब तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी आ गई, आप अभी भी रेगुलर नहीं कर रहे हैं उनको। उपनल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खा दी आपने, लेकिन सरकार, तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है दिखावा और ढोंग ज़्यादा कर रही है। सरकार को फ़ोटो खिंचाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो ये फ़ोटो की सरकार है। अच्छा सर, युवाओं के साथ लगातार, मतलब आपका कहने का मतलब है कि युवाओं को एक अंधेरे में रखा जा रहा है? निश्चित युवा अंधेरे में है। आज भी आप युवाओं से पूछिए, इसके लिए आपको जो बेरोजगार युवा हैं उनसे पूछना चाहिए कि कितनी परीक्षाएं उन्होंने दे दी, किस परीक्षा में क्या हुआ है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं देखता हूँ, आपको मैंने बहुत बार, आपका एक कल्चर का बात हो रही थी तो मैंने आपको देखा, आप एक दोखा में रहते हैं, आप बहुत जगहों पे कल्चरल प्रोग्राम में जाते हैं, केदारनाथ को लेकर आप वहाँ की कल्चर को लेकर, वहाँ के जो रीति रिवाज है उनको लेकर आप सोशल मीडिया पर भी कई बार एक्टिव दिखते हैं।
इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारी संस्कृति का हिस्सा मैं मानता हूँ, गैरसैंण। तो गैरसैंण को लेकर आपका क्या सोचना है, मतलब अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बता सकते हैं इस। देखिए, गैरसैंण जो है वो राज्य आंदोलनकारियों का सपना था, पहाड़ का सपना था कि गैरसैंण में राजधानी हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर गैरसैंण में बन गया था। लेकिन अब नई सरकारें, देखिए पहले तो हम गैरसैंण को हमने उस समय देखा कि जब तंबू में, बहुगुणा जी की सरकार में तंबू में विधानसभा चली थी। तंबू के बाद क्या हुआ कि गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, विधानसभा बनी। विधानसभा के बाद ये हुआ कि भाई विधायक और कर्मचारी जो विधानसभा में जाएंगे कहाँ रहेंगे, वो बन गए। आज गैरसैंण में सत्र बिल्कुल चल सकता है, गैरसैंण में विभाग भी चल सकते हैं। लेकिन अब सरकार कहती है साहब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषणा करी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वो 1000 करोड़ रुपए तो खर्च करना दूर, अब तो विधानसभा का सत्र तक नहीं करा पा रहे हैं आप गैरसैंण। आपने देखा पिछली बार से विधानसभा का सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ है, इस बार तो नहीं हुआ ना। तो ये सपना, मुझे ये लगता है कि देखिए दबाव में, सीटों के दबाव में इस गैरसैंण के सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तोड़ रही। अभी हमारी मतलब जो सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही, इसी बीच में मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरा एक दोस्त है केदारनाथ का, तो वो मुझे बता रहा था कि आपने वहाँ पर लगभग 150 के करीब कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह आपने बनाई। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या है वो, क्योंकि वो चीज़ युवाओं के बीच में, आप युवाओं की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये विलेज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे, और क्या अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं? जब आप विधायक थे उस टाइम पे शायद आपने स्टार्ट किया था। देखिए, मेरे फादर जो है ना, मेरे पिता, स्वर्गीय पिताजी लाइब्रेरियन थे। तो हमको बचपन से किताबों को पढ़ने का बहुत मौका मिला, और हमने वो जो मौका था उसका भरपूर आनंद लिया है। देश दुनिया का भरपूर हमने साहित्य पढ़ा, उसको पढ़ते हुए हम बड़े हुए। तो किताबों से नेचुरल हमको प्रेम था। मैं ये चाहता था कि हमारे हर गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी, देखिए मैं बहुत पहले, मेरे पिताजी ने लाइब्रेरियन, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन रहते हुए राजा राम मोहन राय ट्रस्ट की तरफ से कुछ गांवों में लाइब्रेरियाँ खोली थी। अच्छा, मैं एक गांव में रिश्तेदारी में उस जमाने में गया था, महड़ गांव में, तो वहाँ एक अलमारी में उनकी खुली हुई लाइब्रेरी थी। तो उसमें कुछ दुर्लभ किताबें मुझे मिली। देखिए, आप किसी गांव में जाते हैं और आपको लाइब्रेरी कुछ किताबें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं, हो सकता है देहरादून की लाइब्रेरी में वो हों, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए हों, उस गांव में पढ़ें, तो आपको बहुत आनंद आता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लाइब्रेरी खोलेंगे। तो मैं विधायक बना, लेकिन मेरे विधायक का जो कार्यकाल है उसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि 2.5-3 साल हम कोविड में रहे। कोविड में हम काम नहीं कर पाए थे। हमने लाइब्रेरी की रणनीति बना ली थी। किताबों का सिलेक्शन हमने ऐसा किया कि हमने जो बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनसे हमने किताबों की सूची बनाई, जिनमें संतोष रावत एक हैं बहन, टेरी की बहुत अच्छी है। शेखर पाठक साहब से हमने पूछा, काफ़ी लोगों का, मतलब बहुत, ये YS कटौत साहब, इन सब के, और इन सब की किताबें जो गढ़वाल का इतिहास से लेकर के खान पान, संस्कृति, परंपरा, महिलाओं के लिए किताबें, धार्मिक किताबें, बच्चों के लिए, उसको हमने ऐसा बनाया कि बच्चों से लेकर के और प्रतियोगी परीक्षाएं भी उसमें, परीक्षाओं की बेसिक किताबें, उसको हमने हर गांव के लेवल पर करा। लेकिन थोड़ा सा कष्ट ये हुआ कि क्योंकि कोविड का समय था, हम अंत में दे पाए, और हमने वो मजबूरी थी कि ग्राम सभा को देना था। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं, कभी कभी बहुत मुझे कष्ट होता है जब मैं किसी गांव में जाता हूँ, लोग बोलते हैं साहब वो किताबों का सेट वहीं पड़ा हुआ है कहीं प्रधान जी के किसी कोने में जिनकी। तो देखिए, लेकिन हमको एक संतोष ये होता है कि वो लगभग 1,10,000 की योजना थी। 1,10,000 का रास्ता अगर हम देते हैं, 2 लाख का रास्ता देते हैं, तो उसका कोई पता ही नहीं चलता है। हमें ये संतोष है कि वो किताबें कहीं भी पड़ी होंगी, जब कोई खोलेगा किताबों को फाड़ेगा तो कोई नहीं, किताबों को कोई अपने घर ले जाएगा तो घर में पड़ी रहेगी ना। किताब ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता नहीं कि दुनिया का कोई भी आदमी किताब को बर्बाद करेगा या पकौड़ी भी नहीं खाएगा उस किताब में। तो वो जब भी किसी के हाथ पर लगेगी। देखिए, अभी किसी गांव में गया था, हाँ, मैं मक्कू गांव गया था, तो मक्कू के लोग एटकिंसन के गजेटियर में अपने जो हक वो फोटो स्टेट करके लाए थे। इंग्लिश का जो एटकिंसन का गढ़वाल गजेटियर जो है,
अरे मैंने कहा ये तो आपके गांव में जो मैंने गजेटियर दिया है उसी के हैं। तो मैंने कहा प्रधान जी से कहो इन किताबों को एक जगह पे सजा के रखो, उसमें है ये सब, ये उसी का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है। तो वो किताबें जब भी किसी के, देखिए गोनार गांव में, गोनार मधमेश्वर का अंतिम गांव है, अच्छा, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उस गाँव के बच्चे जब मुझे मिलते हैं कहते हैं साहब हमने वो किताब पढ़ी। तो देखिए ऐसा है कि हर आदमी तो पढ़ेगा नहीं। सही बात। मैं पत्रकार के रूप में रस्किन बॉन्ड साहब का इंटरव्यू करने के लिए गया था, अभी भी रस्किन बॉन्ड साहब हैं, मसूरी में रहते हैं। तो वो कहते थे कि पढ़ना कभी भी अच्छी मतलब पॉपुलर हॉबीज में नहीं रही है, कि हमारे ज़माने में डिस्ट्रैक्शन रेडियो था, अब टीवी है, मोबाइल है। अब मोबाइल है। तो हम ये कहते हैं कि हजारों में से एक बच्चा भी अगर उस किताब को पढ़ेगा, इस साल नहीं पढ़ेगा जब हमने दी है, अगली पीढ़ी में पढ़ेगा, क्योंकि किताब को मुझे लगता है वो किताबें इतनी अच्छी है कि लोग रखेंगे अपने घरों में। किताबें चोरना भी एक बहुत अच्छा शौक है, चोर के भी अगर कहीं अपने घर में रखेंगे तो वो अनमोल किताबें हैं और वो एक खजाना हमने दिया है। और मुझे अपने कार्यकाल का सबसे संतोष जिस काम को लेकर के होता है, हालांकि अब मुझे लगता था कि अगर हमको पहले कोविड का काल नहीं होता, हम एक साल पहले उस योजना पर काम कर पाते तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से देते और उनको सही सुरक्षित स्थान पर रख पाते, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। बाकी तो हर काम हमारे हाथ पे नहीं होता है, हमने एक अच्छी नीयत से एक अच्छा काम किया, वो बाकी इतिहास बताएगा कि उसका क्या उपयोग हो। जी सर, अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं। इसमें हम आपसे फटाफट सवाल पूछेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक किताब आप बताइए जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, जो आपको लगता है। देखिए किताबें अगर किसी को पढ़नी चाहिए, गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर के नेहरू की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर थोड़ा जिन लोगों को कानून और देश के मतलब जैसे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए उनको अगर पढ़ना चाहिए तो वी द पीपुल नानी पाल की बात जरूर पढ़नी चाहिए। और आप ट्रैकिंग, एक बेस्ट ट्रैकिंग रूट बताएं आपकी, जो पहली बार करने जा रहे हैं ट्रैकिंग हमारे केदारनाथ क्षेत्र में, उसके लिए आप एक ट्रैकिंग रूट बताइए। देखिए ट्रैक तो छोटे ट्रैकों में तो मधमेश्वर जाना चाहिए। देखिए बहुत छोटे ट्रैकों में तो तुंगनाथ तो 3.5 किलोमीटर का है, तुंगनाथ, देवरिया ताल, मधमेश्वर जी। और जो अच्छे ट्रैक, अच्छा ट्रैक करने की इच्छा है तो तुंगनाथ होते हुए रुद्रनाथ का रास्ता निकलना, या और अच्छे जो ट्रैक करना चाहते हैं तो पनपतिया ग्लेशियर होते हुए बद्रीनाथ निकलना, ये बहुत अच्छे ट्रैक है। केदारनाथ में घूमने की, केदारनाथ के आसपास घूमने की बेस्ट जगह आप बताएं, कोई अगर बाहर का आदमी आ रहा है। केदारनाथ के आसपास अगर आप कम ऊंचाई वाले स्थानों में जाना चाहते हैं तो कार्तिक स्वामी से खूबसूरत जगह और खूबसूरत ट्रैक नहीं है। 3-3.25 किलोमीटर का ट्रैक, बांस के जंगल, जहाँ पेड़ दोनों ऊपर को मिल जाते हैं, उनकी छाँव से आप जाते हो। तो केदारनाथ देखिए रुद्रप्रयाग जिले से ज़्यादा विविधता का जिला कोई नहीं है, तो मेरा ये कहना है वहाँ तो स्वर्ग है। आप नीचे से छोटे घूमने की जगह से लेकर के और केदारनाथ से लेकर, अभी मुझे बड़ा एक अजीब निर्णय सुनाई दिया कि वासुकी ताल जाने वालों पर को भेजेंगे जेल। अच्छा है ना, वासुकी ताल भी नहीं जा पाएंगे। केदारनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत खूबसूरत झील है। तो कार्तिक स्वामी से लेकर के और वासुकी ताल तक के वहाँ तो सीरीज है, आपको जितना समय है। पत्रकारिता ज़्यादा मुश्किल है या राजनीति? नहीं, राजनीति, पत्रकारिता, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता में हम समाज को ज़्यादा कर पाए थे राजनीति की बजाय। हमारा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो पत्रकारिता के 5 साल अधिकता समाज के लिए या उसके नतीजे ज़्यादा बड़े थे बल्कि विधायक रहते हुए। अच्छा, जो आज की डिजिटल मीडिया का दौर चल गया है या जो नए पत्रकार हैं, उनको आप क्या एक सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पत्रकारिता में आगे जाएं, क्या करें अपने करियर को लेकर? देखिए आज इस देश में पत्रकारिता का कोई भविष्य नहीं है। 14 के बाद जब से मोदी साहब आए हैं तो अब पत्रकारिता कोई भविष्य नहीं है। मैं तो सलाह दूंगा कि कोई पत्रकार न बने, क्योंकि अगर आप सत्य नहीं लिख सक रहे हैं तो फिर पत्रकारिता एक झूठा दिखावा है। या तो आप सांस्कृतिक पत्रकारिता करें, कल्चर पर लिखें, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी है, समाज में आपके सामने गलत हो रहा है, अगर आप उस पर कलम न चला पाएं, और अगर आप कलम चला भी रहे हैं और आपका प्रतिष्ठान उसको छापने की या उसको दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। तो सर आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी, पत्रकारिता के आपके अनुभव जाने, और राजनीति पर भी हम बात करना चाहते थे लेकिन
आज हम पत्रकारिता को लेकर ही बात कर रहे हैं आपसे। कभी भविष्य में आपसे मौका मिलेगा हमें दोबारा, तो ज़रूर हम राजनीति को लेकर भी बहुत अच्छे से गहनता से कोशिश करेंगे, जितना बेटर हम कर पाएँ आपसे बातचीत और आपके अनुभवों का लाभ ले पाएंगे। तो सभी दर्शकों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही आपके लिए हम पॉडकास्ट सीरीज़ में अनुभवी और जाने पहचाने पत्रकारों को लाते रहेंगे।